जुबानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं थर्ड ईयर में थी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। कॉलेज में मिलाद की तैयारियां अरूज पर थीं। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलाद की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज तैयार किया गया था। मिलाद वाले दिन बेहद रौनक थी। टीचर दुर्रे नयाब हमेशा की तरह बेहद हसीन और बावकार लग रही थी। उनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उनके हुस्न में एक अजीब तरह की मकनातीसियत थी जो उनसे मिलता उनका गर्विदा हो जाता था। मैं तो थी ही उनकी दीवानी। एक तालिबा तमाम टीचर्स में मोतिये के गजरे तकसीम कर रही थी। जब उसने मिस दुर्रे नयाब को फूल दिए तो उन्होंने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। मैं ये बात मुसलसल 2 साल से नोट कर रही थी। मोतिये के फूल देखकर उनके चेहरे पर कर्ब सा छा जाता था। वो आंखें सख्ती से बंद कर लेती थी। मिलाद खत्म हुआ, छुट्टी हो गई, मगर मैं सारे रास्ते मिस दुर्रे नयाब के बारे में सोचती रही। उनका घर मेरे घर के करीब था। अक्सर नोट्स वगैरह के सिलसिले में मैं उनके घर चली जाती थी। एक शाम में उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाकर निकली तो रास्ते में गजरे वाला खड़ा था। मैंने उससे मोतिये के गजरे लिए और टीचर के घर की तरफ चल पड़ी। मिस दुर्रे नयाब घर पर थी। सादा से आम हुलिये में भी वो बेहद दिलकश लग रही थी। मुझे देखकर वो शफकत से मुस्कुराई। मैंने उनके सामने गजरे पेश कर दिए। गजरे देखकर वो एकदम ऐसी हो गईं कि जैसे उनका सांस रुक गया हो। उन्होंने कर्ब से आंखें बंद कर ली और बोली, पीछे करो गजरों को, मैं गजरे नहीं पहनती। मगर क्यों टीचर? बस मुझे नहीं पसंद बाबा। चलो अब अंदर आ जाओ। मैं अंदर चली गई और मैंने डरते डरते मिस से एक सवाल कर दिया। मिस, एक बात कहूँ, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? वो पल भर के लिए खामोश हुई और फिर बोली, बस मुझे शादी की इजाजत ही नहीं मिलती। किससे इजाजत नहीं मिलती? अरे बाबा, लगता है आज तो तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो। पढ़ाई का कोई मूड नहीं तुम्हारा। आप मुझे बताएं तो सही ना। चलो चुप कर पढ़ो। आज भी मुझे अपने सवालों के जवाब हासिल नहीं हुए। चंद दिनों बाद मैं उनके घर दोबारा गई तो वो घर में नहीं थी। हाल बता, घर में उनकी छोटी बहन गजाला आई हुई थी। गजाला आपी, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मनाए तो। हाँ पूछो। आप मिस दुर्रे नयाब से छोटी है ना? मगर आपकी तो शादी हो चुकी है। मिस दुर्रे नयाब अभी तक गैर शादीशुदा क्यों है? और वो मोतिये के गजरे देखकर इतना अजीब सा बिहेव क्यों करती है? मेरे सवालात सुनकर तो गजाला आपी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हो गए। क्या बताऊं, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों कॉलेज में थे। दुर्रे नयाब की आदत थी कि वो रात को बाग में टहल कर पढ़ा करती थी। बाग में तरह तरह के फूल थे। वहाँ एक मोतिये का बड़ा सा पौधा था जिस पर शाम को ढेरों फूल लगते थे। आपी को मोतिये के फूल बहुत पसंद थे। दादी हमेशा मना करती थी कि जवान बच्चियों को रात के वक्त फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इर्द गिर्द न जाने कौन सी मखलूक हो। कवारी बच्चियां ऐसी अनदेखी मखलूक की नजर में आ जाती हैं। मगर आपी ऐसी बातों पर हंसा करती थी। उन्हें ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं था। एक रात आपी देर तक पढ़ती रही थी। पूरा बाग मोतिये की खुशबू से महक रहा था। आपी ने मशहूर होकर मोतिये के फूल तोड़ लिए, कुछ बालों में लगा लिए और बाकी आंचल में डालकर कमरे में आ गई और अपने तकिए के पास रख लिए। आपी तो वैसे ही बहुत प्यारी हैं, फूलों के सिंगार से तो मजीद प्यारी लगती थी। अरे आपी, आपने फूल क्यों तोड़े? दादी नाराज होती है ना। उफो, तुम भी फजूल बातें करती हो। मैं इन दकियानूसी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने बहस करना मुनासिब न समझा और मैं सो गई। सुबह हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने आपी की तरफ देखा, वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। मैंने पूछा तो आपी ने कहा कि रात को उन्होंने बहुत एक अजीब सा ख्वाब देखा। फिर हमारी वैन आ गई और बात आई गई हो गई। कॉलेज में आपी की दोस्त जो गेट पर ही इंतजार कर रही थी फौरन बोली, दुर्रे नयाब, ट्रिप पर जाने की इजाजत मिली? नहीं यार, अब्बू नहीं मान रहे। ये क्या बात हुई यार? मैं शाम को आऊंगी अंकल से इजाजत लेने। आपी, रात को आपने क्या ख्वाब देखा था? मैंने सुबह वाली बात दोहराते हुए पूछा। गजाला, मैंने देखा सफेद सी खिड़की है, उसमें एक बड़ा सा उकाब बैठा है। उसकी आंखें नीली थीं, आंखों में अजीब सी पुरअसरारियत थी कि खौफ मुझे महसूस हो रहा था। उसके पंजों में मोतिये के फूलों की लड़ी थी जो वो मेरे ऊपर फेंक देता है, जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। ख्वाब सुनाकर आपी परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। शाम को आपी की सहेली ने आकर अम्मी, अब्बू और दादी को ट्रिप के लिए मनाया और आखिरकार हमें ट्रिप पर जाने की इजाजत मिल गई। अगले दिन हम कॉलेज से मरी की तरफ रवाना हो गए। बस में तमाम लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। तमाम टीचर्स भी बहुत एंजॉय कर रही थीं। अचानक आपी ने मुझे आवाज दी, गजाला देखो वो क्या है। मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा उकाब बस के इर्द गिर्द उड़ रहा था। आपी उसे देखकर एकदम खामोश सी हो गई। शाम तक हम मरी पहुंच गए थे। थकावट से बुरा हाल था, सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी थी। रात का खाना खाकर हम सोने की गर्ज से अपने कमरों में आ गए। आपी के चेहरे पर परेशानी थी। ये तुम्हें क्या हुआ है? आपी की दोस्त ने उनसे पूछा। यार, इस कमरे की खिड़की बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कल ख्वाब में देखी थी।
आपी ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, अब तुम हमें बोर कर रही हो, बस करो और गोली मारो उस अकाब के बच्चे को। बल्कि मुझे पता होता तो मैं बाबा की बंदूक लेकर आती। आपी की दोस्त जोश से बोली तो सब हंस पड़े। और प्लीज दुरे नायाब, खिड़की तो बंद कर दो, कहीं हम बर्फ ही ना बन जाए। आपी ने हंसते हुए खिड़की बंद कर दी। सुबह जब आंख खुली तो खिड़की खुली हुई थी। दुरे नायाब, तुमने ये रात को खिड़की नहीं बंद की थी? आपी की फ्रेंड ने पूछा। नहीं, मैंने खुद खिड़की बंद की थी, मैं नहीं जानती कि ये कैसे खुली। आपी ने हैरान होते हुए खिड़की को देखा। खिड़की के पास एक पर गिरा था। मैंने आपी की नजरों के ताकुब में देखा तो वो भी पर को हैरत से देख रही थी। पर किसी बड़े उकाब का लग रहा था। अगले दिन हम सुबह सुबह ही सैर के लिए निकल गए। बर्फबारी हो रही थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। सब लड़कियां तस्वीरें ले रही थीं। इतने में हमने देखा कि एक खूबसूरत लड़का खड़ा है जो शायद गजरे वाला है। शक्लो सूरत से तो वो हरगिज गजरे बेचने वाला ना लग रहा था। वो मुसलसल आपी को घूर रहा था, जैसे आपी के अलावा वहाँ कोई दूसरा ना हो। आपी की फ्रेंड्स उसकी महवियत से देखने पर आपी को छेड़ने लगी। अलबत्ता आपी गुमसुम सी थी। अरे भाई गजरे वाले, ये गजरे कितने के हैं? आपी की फ्रेंड ने पूछा। ये मुफ्त हैं और ये उनके लिए है। उसने आपी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। क्यों जी, इनके लिए मुफ्त क्यों है? संभालो अपने गजरे और अपने पास रखो। ये कहते हुए आपी की फ्रेंड ने गजरे उस लड़के के हाथ में ही वापस पकड़ा दिए। यकायक आपी की फ्रेंड दर्द से चिल्लाने लगी। उनका हाथ सुर्ख हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे हाथ जल गया हो। हम सब आपी की फ्रेंड की तरफ मतवज्जा हो गए। मेरी अचानक नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी तो वो हर चीज से बेनियाज बस आपी को ही देख रहा था। उसे तो गिरदोपेश का कोई होश ही नहीं था। मुझे तो खौफ से झुरझुरी सी आ गई। अरे तुम्हारा हाथ कैसे जला? वहाँ तो कहीं आग नहीं थी। दुल्हन नायाब आपी ने अपनी फ्रेंड से पूछा। तब उसने आपी के पूछने पर बताया कि उस लड़के का हाथ इस कदर गर्म था जैसे मैंने अपना हाथ भट्टी में डाल दिया हो। बात बहुत अजीब और नाकाबिल यकीन थी। सुबह फिर हम सैरो तफरी के लिए निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बहुत सी लड़कियां और टीचर्स शॉपिंग भी कर रही थी। अचानक मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी। वो आज भी आपी को देख रहा था। अगले दिन हम वापस घर आ गए। घर आते ही आपी की तबीयत शदीद खराब हो गई। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक अजीबोगरीब हरकत रोज होने लगी कि आपी हर रोज मोतिये के पौधे के पास बेहोश मिलती। न जाने रात को वो कैसे बाग में चली जाती थी। मैंने ये सब दादी को बता दिया। दादी बहुत इबादत गुजार खातून थी। फौरन मामले की नजाकत को भांप गई। गजाला बेटी, आज मैं तुम लोगों के कमरे में सोऊंगी। दादी ने निहायत संजीदगी से कहा। अम्मी अबू भी दोनों बहुत परेशान थे कि ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। आपी उन दोनों की बेहद लाडली थी। न जाने मेरी बच्ची को किस कम बख्त की नजर लग गई है। अम्मी ने सोई हुई आपी पर अफसुर्दा निगाह डालते हुए कहा। मेरी नजरों में वो गजरे वाला लड़का घूम गया जिसकी चमकदार नीली आंखें आपी पर जमी रहती थीं, मगर मैं अम्मी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो एक अनजाने खौफ में मुब्तला थी कि जाने अब क्या होगा। रात को दादी हमारे कमरे में इबादत कर रही थीं। उनकी तमाम तर तवज्जो आपी पर थी। आपी गहरी नींद सो रही थी। रात 12 बजे मोतिये की तेज खुशबू आने लगी। मेरी नींद खौफ के मारे पहले ही उड़ चुकी थी। खुशबू ने तो मेरे होश उड़ा दिए। दादी सब महसूस कर रही थी मगर पढ़ने में मसरूफ थी। एकदम दरवाजा तेज हवा के झोंके से खुल गया। आपी गहरी नींद सो रही थी मगर अचानक से उठी। वो अभी भी नींद में थी। उठकर बाहर जाने लगी। मेरी आंखें खौफ और हैरत के मारे फट रही थी। दादी ने फौरन उठकर आपी को पकड़ लिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया था। अलबत्ता आपी गहरी नींद में थी। फिर सारी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर दस्तक होती रही मगर दादी ने दरवाजा न खोलने दिया। अगला दिन भी बहुत मुसीबत भरा था। आपी की हालत बहुत जुनूनी सी हो रही थी। आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए। वो दादी को बहुत खूंखार नजरों से घूर रही थी। हम सब तो पहले ही परेशान थे। अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। दादी ने अब्बू से कहा कि किसी ऊपरी शय का खलल लगता है, किसी अल्लाह वाले से बात करो। शाम को आपी को एक मजार पर ले गए। वहाँ एक औरत ने आपी को देखा और बताया कि इस बच्ची पर किसी जिन का साया है जो बहुत ताकतवर है। वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने एक धागा देकर कहा कि ये लड़की की बाजू पर बांध दो। अगर इसको उतारा तो वो जिन फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। धागा बांधने के बाद आपी बिल्कुल पुरसकून हो गई। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। अब्बू परेशानी से टहलते हुए बोले। हौसला कर बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा, दादी ने बोला। दादी ने अब्बू को हौसला दिया। न जाने किस कमबख्त की नजर लगी मेरी बच्ची को। कैसा फूल सा चेहरा था, कमला गया है। अम्मी रोते हुए बोली। मैं तो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। गजाला, सच बताना, आखिर दुर्र नयाब को क्या हुआ था? अम्मी रोते हुए अचानक बोली। अम्मी, मैं क्या कह सकती हूँ, तुम दोनों रात दिन साथ होती हो, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसका इल्म तुम्हें होगा पर हमें नहीं। अब दादी मुझे घूरते हुए बोली।
फिर मैंने आपी का उस रात मोतिये के फूल तोड़ना, सर पर लगाना, तकिए के नीचे रखना और फिर रात को ख्वाब देखने वाला वाकया सबको बता दिया, जिसके बाद ये मुसीबत आ गई थी। आय हाय, कितना मना करती थी ना कि कवारी बच्चियों को एहतियात करनी चाहिए। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। दादी ने तो सर पीटते हुए कहा। धागा बांधने के बाद आपी कदरे बेहतर थी। रात को मेरी आंख बातों की आवाज से खुल गई। मेरा सांस पल भर के लिए रुक सा गया। पूरे कमरे में मोतिये की खुशबू फैली हुई थी। आपी किसी से बातें कर रही थी। वो नादीदा मखलूक मेरी निगाहों से तो ओझल थी। कुछ देर बाद बातों की आवाज बंद हो गई और कमरे से मोतिये की खुशबू भी खत्म हो गई। यानी वो नादीदा मखलूक जा चुकी थी। मैंने आपी को देखा तो वो सो गई। उनकी दोनों कलाइयों में गजरे थे। और वो धागा कहाँ गया? मैंने हैरत से इधर उधर देखा तो धागा जमीन पर गिरा हुआ था। मैं खौफ से भागती हुई अम्मी अब्बू के कमरे में गई और उन्हें सब बताया। अम्मी सुनते ही रोने लगी। अगले दिन अब्बू अपने एक दोस्त को लेकर आए जो रूहानी उलूम का माहिर था। अब्बू ने उन्हें आपी के मुतालिक तमाम तफसील बता दी। आमिल साहब जब आपी के कमरे तक पहुंचे तो देखा कि आपी खिड़की में खड़ी है, जो उन्हें यानी आमिल साहब को घूर रही थी। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। बिखरे हुए बाल उन्हें मजीद वहशत ज़दा बना रहे थे। उनके हाथ में छुरी थी। आमिल साहब को देखते ही उन्होंने हमला कर दिया और इससे पहले कि वो बेचारे अपने दिफा में कुछ करते, आपी ने उन्हें जख्मी कर दिया। आमिल साहब काफी परेशान हो गए। सब घर वाले बेहद गम से गुजर रहे थे। उनके जाने के बाद आपी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, बल्कि नहा धोकर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगी। मैंने पूछा, आपी आप कहीं जा रही हैं? अपने काम से काम रखो। आपी ने इतने सख्त लहजे में बोला कि हरगिज आवाज वो आपी की ना थी। फिर आपी जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने इरादा कर लिया कि आज की रात बिल्कुल नहीं सोऊंगी, बल्कि आपी की हर हरकत पर नजर रखूंगी। 12 बजे के बाद फिर कमरे में मोतिये की तेज खुशबू फैल गई। खुशबू से मुझे शदीद किस्म की गनूदगी होने लगी, मगर मैंने जबरदस्ती खुद को सोने से बाज रखा। आपी देखा किसी से बातें करने लगी। दुर्रे नायाब, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। उफ मेरे खुदा, अगर उस वक्त मैं अपने आप पर काबू ना पाती तो शायद मेरी चीख निकल जाती। वही मरी वाला लड़का जिसकी नीली आंखें थीं, वो गजरे वाला लड़का था। वो आपी से बातें कर रहा था और आपी के हाथों में गजरे पहना रहा था। उसके अंदाज में बेपनाह मोहब्बत थी। अचानक वो आपी के हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। मुझ में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उठ खड़ी हुई और मजबूत आवाज में बोली, रुक जाओ, तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता है। मेरी आवाज तो सुनते ही वो तो सुर्ख रंग के बगोले की सूरत इख्तियार करके बाहर निकल गया और आपी बेहोश हो गई। आपी के बेहोश होते ही मैं भाग के अम्मी अब्बू के पास गई और सब बात बताई। अब्बू अपने दोस्त के पास दोबारा गए और परेशानी बयान करके मदद मांगी। यार, मैं इस सिलसिले में कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो जिन मेरी जान भी ले सकता है, आमिर साहब ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा। फिर भी कोई तो हल होगा ना इस मसले का। हाँ, एक हस्ती है जिन्हें मैं जानता हूँ। वो बहुत नेक और अल्लाह वाले हैं। शाह मोहम्मद हुसैन साहब रावलपिंडी में होते हैं। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अम्मी और अब्बू उनका पता लेने के बाद फौरन रावलपिंडी रवाना हो गए। घर में सिर्फ मैं, आपी और दादी थे। वो रात तो हम पर बहुत भारी गुजरी। दादी हमारे कमरे में मुसलसल पढ़ाई कर रही थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि रात को जरूर कुछ होने वाला है। आपी अपने बिस्तर पर लेटी खामोशी से छत को घूर रही थी। कितनी खूबसूरत और जिंदा दिल होती थी वो, मगर अब कैसे मुरझा कर रह गई थी। मैं आपी को देखते हुए दुखी हो रही थी। दादी बार बार आपी पर दम कर रही थी कि 12 बजे कमरे में तेज मोतिये की खुशबू फैल गई। खुशबू से फिर मुझे गुनूदगी सी होने लगी, मगर मुझे जागना था। आज सोने से ज्यादा जागने की जरूरत थी। आपी के चेहरे पर बेचैनी सी फैल गई। वो इस तरह भी कैफियत में इधर उधर टहल रही थी। दादी उनकी हरकत पर नजर रख रही थी। एक पल के लिए गाफिल होने का मतलब था कि वो जिन आपी को अपने साथ ले जाता और हम उन्हें हमेशा के लिए खो देते। दादी मुझे इशारा कर रही थी कि खबरदार दरवाजा किसी सूरत में न खोलना। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज पर आपी की परेशानी तो अरूज पर थी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, मैंने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। दादी और मैंने उन्हें काबू करने के लिए रस्सी से बांध दिया। दस्तक तेज से तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि अब दरवाजा टूट जाएगा। आपी की हालत तो जुनूनी सी हो रही थी। वो हमें गजबनाक नजरों से घूर रही थी। दादी मुसलसल कुरानी आयात का विर्द करते हुए कभी आपी पर फूंकती, कभी मेरे ऊपर फूंकती, तो कभी कमरे पर फूंकती। काफी देर दस्तक के बाद खामोशी छा गई। मेरा दिल कह रहा था कि इस खामोशी में तूफान है। बाहर बिल्कुल खामोशी थी कि कुछ देर बाद अब्बू की आवाज आई, दुर्रे नायाब, दरवाजा खोलो।
उस वहशत ज़दा माहौल में अब्बू की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। इससे पहले मैं दरवाजा खोलती दादी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। रुक जाओ गजाला। दादी, अब्बू आ गए हैं। गजाला, ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये धोखा है, दादी ने मुझे समझाते हुए कहा। दादी, वो बाहर खड़े हैं, कहीं उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। गजाला, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ। मैं डर कर खामोश हो गई। आवाज दोबारा आई, दुर्रे नायाब, दरवाजा खोलो। आवाज में शदीद गुस्सा था। आप ही आवाज सुनकर मजीद बेचैन हो गई। आवाज फिर आई। अब मुझे अंदाजा हुआ कि बाहर अब्बू नहीं है, क्योंकि वो होते तो अम्मी एक बार तो आवाज देती, या मुझे और दादी को पुकारते सिर्फ आप ही को क्यों पुकारा जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई और फिर बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। अब शायद वो जिनज़ादा रो रहा था। उसने रोते हुए आजाना अंदाज में कहा, दुर्रे नायाब, दरवाजा खोल दो। काफी देर तक सिसकियों की आवाज आती रही। आवाज बहुत दर्दनाक थी। लम्हे भर के लिए मुझे उस पर बहुत तरस आया। फिर जैसे ही फजर की अजान हुई, रोने की आवाज बंद हो गई। उसके बाद खामोशी छा गई। मैंने और दादी ने नमाज अदा की, अल्लाह से मदद मांगी। दुआ मांगते हुए मेरी नजर आपी पर पड़ी। वो अभी तक रस्सी से बंधी थी और न जाने कब सो चुकी थी। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत रोना आया, मगर ऐसा आपी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। सुबह अम्मी अब्बू शाह साहब को लेकर आ गए। वो तकरीबन 70-80 साल के थे। उनका चेहरा इंतहाई नूरानी था। अब्बू उन्हें आपी के कमरे में ले गए। आपी की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगी। क्यों मियाँ, खुद जाओगे या हमें तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक छोड़कर आना पड़ेगा? शाह साहब मुस्कुराते हुए बोले। मैं इस लड़की को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपी करख्त मर्दाना आवाज में बोली। जाना तो पड़ेगा भाई, वो अलग बात है कि पहले सजा मिलेगी। शाह साहब अब संजीदा लहजे में बोले। एकदम ही आपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। शाह साहब पर हमला भी किया। शाह साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। आपी बेहोश हो गई। शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी और कमरे से बाहर निकलकर सीधा बाग में चले गए। साथ साथ पढ़ते जा रहे थे और मोतिये के पौधे को उखाड़ रहे थे। अब्बू से कहा कि इस पौधे को फौरन जला दो, इस खबीस का यही बसेरा है। जाते वक्त शाह साहब ने 2 हदायत थी कि एक तो आपी को फौरन शादी कर दी जाए और दूसरा इन्हें कभी मोतिये के फूल न पहनाए जाएं। आपी को तावीज भी दिया ताकि हिफाजत रहे। अम्मी और दादी को बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए बताई। उस दिन आपी बेहद हल्की फुल्की लग रही थी। मुस्कुराते हुए यूं उठी जैसे गहरी नींद के बाद इंसान जागता है और ताजा दम हो जाता है। अब्बू के एक दोस्त के बेटे के साथ आपी का रिश्ता तय किया गया। आपी दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही थी, मगर मेरा दिल वहम में मुब्तला था कि न जाने क्या होने वाला है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि आपी के कमरे से चीखों की आवाज आने लगी। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा लड़कियां खौफजदा खड़ी हैं। आपी बेहोश थी और उनके हाथों में मोतिये के गजरे थे। मैंने सर पकड़ लिया कि आपी को मोतिये के फूलों से मना किया था। शायद किसी लड़की ने तैयार करते हुए उन्हें फूल पहना दिए थे। थोड़ी देर बाद अम्मी ने रोते हुए आपी के जहेज के सामान के जलने का बताया। स्टोर में पड़े तमाम सामान को आग लग गई थी, न जाने कैसे। हम सब भी परेशान थे। फोन पर इत्ला मिली कि दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है और काफी जख्मी है। इन सब चीजों का मतलब था कि वो जिनज़ादा दोबारा आ चुका था और ये सब उसकी इंतकामी कार्रवाई थी। अबू ने शाह साहब को फोन किया तो वो किसी काम से लाहौर आए हुए थे। ये शायद हमारी खुशकिस्मती थी, वरना उन्हें ले जाना पड़ता तो देर हो जाती और रात ही रात में जाने क्या से क्या हो जाता। वो जैसे ही आए, आपी उन्हें देखते ही जनूनी सी हो गई। उन्होंने आपी की तरफ कुछ पढ़कर फूंका और खुद पढ़ाई में मसरूफ हो गई। काफी देर पढ़ाई के बाद वो बोले, मैंने आप सबको मना किया था ना कि इस बच्ची को मोतिये के फूलों से दूर रखना है, मगर आप लोगों ने मेरी बात पर गौर न किया। शाह साहब संजीदगी से बोले, शाह साहब गलती हो गई, आइंदा शिकायत का मौका नहीं देंगे। अबू बेहद आजिजी से बोले, आज अगर मेरे आने में देर हो जाती तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस बच्ची को अपने साथ ले जाता। आज तो मैं इसका पक्का बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की। यूं लगता था कि जैसे किसी के साथ जंग कर रहे हों, किसी को मार रहे हों। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज सुनाई दी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी दुर्रे नायाब को नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उस जिनजादे की दर्दनाक आवाज में जिद सी थी, जाना तो पड़ेगा भी तुझे। शाह साहब अटल लहजे में बोले। काफी देर तक वो फिर पढ़ाई में मसरूफ हो गए। उसी दौरान उस जिनजादे के रोने की आवाज आई। वो रो रहा था, तकलीफ से करा रहा था, माफिया मांग रहा था। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम भी दिल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आखिर हमें ही क्यों जुदा किया जाता है? वो जिनजादा दिल गिरफ्तगी से बोला, इसलिए कि ये फितरी लिहाज से दुरुस्त नहीं। तुम आग हो, वो खाक है। तुम नुकसान पहुंचाते हो और वो नुकसान उठाते हैं। तुम ताकतवर हो, वो कमजोर हैं। जिन्नात इंसान के ताल्लुक में सारा नुकसान इंसान का होता है।
शाह साहब अपने नरम लहजे में बोले। जब मैंने खिड़की से जरा सा झांका तो देखा वहां पर जिनजादा निढाल बैठा था। उसके चेहरे पर जख्म थे, शिकस्त के तासुरात थे। मुझे तो पल भर के लिए सच्ची बताऊं उसकी हालत पर रहम सा आया। तो शाह साहब आप ही बताएं, फिर हमें इंसान से मोहब्बत क्यों हो जाती है? उस जिनजादे ने शाह साहब से पूछा। इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। जब हम अपनी दुनिया के हदूदों कयूद को तोड़ते हैं तो मसला पैदा होता है। हमें अपनी दुनिया में रहते हुए दूसरों की दुनिया में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने बड़ों की नसीहत को गौर से नहीं सुनता और जिन्नात अपनी दुनिया के असूलों कवानीन तोड़ डालते हैं। मोहब्बत पर माना इख्तियार नहीं, मगर नफ्स पर तो इख्तियार है ना। और ये लड़की और इसके घर वाले तुमसे निजात चाहते हैं। वो इंसान है, इंसानों के साथ ही ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तुमने ये जाहिरी खूबसूरती तो इख्तियार कर ली, लेकिन कभी सोचा है क्या कभी तुम अपनी असली सूरत इसको दिखा सकोगे? क्या ये तुमसे खौफ नहीं खाएगी? शाह साहब बोले। वो जिनजादा जवाबन खामोश रहा। तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हें जाने देंगे। शाह साहब ने उसे खामोश देखकर कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम लोगों को हमेशा माननी होंगी। फिर मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा इसको हमेशा के लिए। वो जिनजादा शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला। कौन सी 2 शर्तें हैं? एक ये कि ये कभी मोतिये के फूल नहीं पहनेगी और दूसरी ये कि ये कभी शादी नहीं करेगी। ठीक है, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, मगर तुम अब कभी इसे तंग नहीं करोगे। शाह साहब ने उसे भी पाबंद करते हुए कहा। उसके बाद वो जिनजादा गायब हो गया। उसके जाने के बाद आप भी बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने वो दोनों शर्तें हमेशा के लिए मान ली। मिस दुर्रे नायाब के बारे में हकीकत जानकर मेरी आंखों में तो आंसू थे। गजाला आपी की सारी बातें सुनने के बाद मैं अपने घर आ गई, मगर मैं अब भी सोचती हूँ कि मिस दुर्रे नायाब को आखिर किस बात की सजा मिली है। मोहब्बत तो उस जिन ने की थी, मगर सजा मिस ने उठाई है। ये कैसी मोहब्बत थी? अब मुझे उनके मोतिये के गजरे ना पहनने की असल वजह समझ आ गई थी। चलो गजरों तक तो बात ठीक थी, मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि जिनजादे ने उन्हें शादी की भी इजाजत नहीं दी। पता नहीं उन्हें ये इजाजत कभी मिलेगी भी या नहीं।